दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। मैं आ चुकी हूं बिहार के बक्सर में। 17वीं सदी की बक्सर की लड़ाई आपने इतिहास की किताबों में पढ़ी ही होगी, लेकिन आज बक्सर से मैं आपको बिहार की चुनावी लड़ाई का हाल बताने जा रही हूं। बिहार के प्रचार में आज किसने क्या तीर छोड़े, कौन सा मुद्दा चुनाव में लौट कर सामने आया है, उसका पूरा ब्यौरा थोड़ी देर में रखेंगे आपके सामने। आपको बक्सर की चुनावी लड़ाई में भी लेकर चलेंगे और उसके पहले यह भी बताएंगे कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज के मुद्दों ने आज और कितनी आंच पकड़ी है। लेकिन जंगल राज पर खबरों की शुरुआत में आज बिहार से नहीं बल्कि बक्सर से 1167 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के इंदौर से करने जा रही हूं, क्योंकि जंगल राज का ये नया वर्जन मोहन यादव के राज में एमपी से ही सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया से महिला क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है। 2 दिन पहले टीम की 2 क्रिकेटर्स से उनके होटल के बाहर छेड़खानी हो गई। मोहन यादव की पुलिस 2 दिन तक इस खबर को दबाकर बैठी रही। यह उस मध्य प्रदेश में हुआ है जिसके सीएम मोहन यादव कल बेतिया और सहरसा में इसी बिहार में घूम रहे थे। जंगल राज पर शब्दों की जलेबियां बनाकर लालू यादव से डराकर वोट खींचने की जुगत में लगे थे, लेकिन उन्हें अपना जंगल राज मध्य प्रदेश का नहीं दिखा। तो आज ये खबर उन्हें गौर से देखनी चाहिए। वाह मोहन यादव जी वाह, क्या खूब नाम रोशन किया है आपने। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने मध्य प्रदेश का, देश का। महाराज, बिहार में तो मोदी नीतीश है ना, संभाल लेंगे। आप कहां चले गए वहां? पहले मध्य प्रदेश तो ढंग से संभाल लेते। आप तो यादव बनकर यादव वोट लूटने चल पड़े। इसका रत्ती भर भी ध्यान अपने प्रदेश पर देते तो एमपी की यूं इज्जत ना लुटती। निश्चित रूप से जनता भरोसा करती है, वो सुशासन को भी जानती है और कुशासन को भी जानती है। बिहार में जंगल राज, कुशासन, सुशासन पर ज्ञान दे रहे थे आप, और अब ये जो इंदौर में हुआ है, बताइए तो कौन सा राज है ये? दुनिया के सामने हमारी उस काल की अच्छाई लेके जाते हैं, वो दुनिया बड़े सम्मान के साथ देखती है, कितना अच्छा लगता है। लालू के दौर में तो शाम 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलती थी। आपके इंदौर में तो सुबह 11 बजे छेड़ी जा रही हैं। मोहन बाबू, एमपी अजब है ये सुना था, पर आपका लॉ एंड ऑर्डर तो और भी गजब है। विदेशी खिलाड़ी छेड़ दी गई, आप 2 दिन खबर दबाए रहे। इधर आपके लड़के ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं, उधर से उनकी लड़कियां खेलने आई हैं, तो आपके इंदौरी भैया ने उन्हें ही छेड़ दिया। अतिथि देवो भव तो सबने सुना है, अतिथि छेड़ो भव नहीं सुना था। तो आपके मध्य प्रदेश के सुशासन में आज वो भी सुन लिया। आज हमारे पास इससे बेहतर कोई लहजा नहीं था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, उनकी सरकार से और उनकी पुलिस से मुखातिब होने का, क्योंकि इंदौर में जो हरकत हुई है वो सिर्फ शर्मसार करने वाली नहीं है, बल्कि नाक के कटने और कटकर कई मीटर दूर गिरने वाली खबर है। सवालों में सिर्फ वो इंदौरी लफंगा नहीं है जिसने होटल के बाहर ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों को छेड़ा और भाग भी गया। सवाल में एमपी पुलिस भी है कि उसके रहते विदेशी क्रिकेटरों से छेड़छाड़ कैसे हुई। पुलिस उनकी सुरक्षा छोड़कर क्या पलासिया में पोहे जलेबी खाने चली गई थी, या रात में सराफा के दही बड़े खाकर सो रही थी? और सवालों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं कि अपने मध्य प्रदेश के जंगल राज की खबर 2 दिन तक दबाकर वो बिहार में किस मुंह से जंगल राज पर लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। शर्मसार करने वाली नहीं, शर्म से जमीन में गड़ जाने वाली घटना है ये। लेकिन राजनेताओं का एक स्वभाव होता है, चरित्र होता है। उन्हें दूसरों में खोट तो बहुत जल्दी दिख जाती है,
लेकिन अपने दाग, अपनी नाकामियां उन्हें नजर नहीं आती। अतिथि देवो भवः की परंपरा के देश में 2 विदेशी महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी हो गई, लेकिन मोहन यादव सरकार इसे छिपाने में लगी रही और अब भी उसका सिस्टम बेशर्मी से अपनी पीठ ठोक रहा है कि आरोपी को 6 घंटे में पकड़ लिया गया। एक हाथ पर प्लास्टर, एक पैर पर प्लास्टर और उदबिलाव की तरह उचक उचक कर चलता यही वो लफंगा छिछोरा अकील अहमद है जिसने इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों को छेड़ा था। इसके हाथ पैर कैसे टूटे और चाल कैसे लड़खड़ाई, ये इंदौर पुलिस ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन 2 दिन पहले अकील बाइक पर हीरो बना घूम रहा था, कानून को ठेंगा दिखाकर फुल टशन में था। ये फोटो सीसीटीवी का है जब ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटरों को छेड़कर भागा था। विमेन वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम इंदौर के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरी थी। इसी होटल के बाहर कुछ दूरी पर टीम की 2 खिलाड़ियों को पीछे से बाइक पर आए अकील अहमद ने गलत ढंग से छुआ, कुछ कमेंट किए और भाग गया। 23 अक्टूबर सुबह 11:10 की ये घटना है। ऑस्ट्रेलिया की 2 क्रिकेटर होटल के पास एक कैफे में पैदल जा रही थी। इन क्रिकेटरों ने होटल लौट कर टीम के सिक्योरिटी इंचार्ज को घटना बताई। टीम ऑस्ट्रेलिया की शिकायत पर इंदौर के थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। 23 अक्टूबर को शाम 5:15 बजे आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन घटना का सुबह आज 25 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खुलासा हुआ। 45 घंटे तक मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर पुलिस ने बात छुपाए रखी। ये जो इलाका है ये काफ़ी पॉश इलाका है इंदौर का। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शोरूम और ये जो कैफ़े है ये काफ़ी प्रसिद्ध कैफ़े है यहाँ का। पॉश इलाके में अगर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ या किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो यह भी एक गंभीर विषय है। और जब खबर खुल गई तो उसके बाद जो होना था वही हुआ। इंदौर भोपाल से लेकर दिल्ली तक मोहन सरकार, उनकी पुलिस, उनकी कानून व्यवस्था और बहन बेटियों के लिए सबसे सुरक्षित मध्य प्रदेश के दावों के चीथड़े उड़ने लगे। जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां वो चुप। भाई ये सब आप कर रहे, ये जो आप ये नौटंकी करना, भाई दूज पे महिलाओं को तोहफे देना, ये नौटंकी है। अगर आप उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इस तरह की नौटंकी करने से कोई लाभ नहीं होगा। मानता हूं कि सरकार हमारी जो बेटी है बेशर्मों की सरकार है और लगातार एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कोई कानून नाम की व्यवस्था बची नहीं है। हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव का सोशल एक्स अकाउंट खंगाला। वहां इस घटना की निंदा के नाम पर सिर्फ सन्नाटा है। उनके मंत्री और नेताओं के स्पेशल कमेंट सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले इंदौर पुलिस को परख लें कि वो खुद को कैसे डिफेंड कर रही है। इंदौर पुलिस बड़े चौड़े होकर कह रही है कि सिर्फ 6 घंटे में आरोपी को पहचान भी लिया, पकड़ भी लिया। कमाल कर दिया। ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है। आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, इतना भारी भरकम शब्द। सरल करके बताएं तो एक लफंगे के लिए 5 थानों की पुलिस लगा दी थी। आरोपी अकील अहमद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, खजराना इलाके में ही रहता है, इसलिए जल्दी से पकड़ भी आ गया। लेकिन सवाल ये नहीं कि 6 घंटे में पकड़े या 8 घंटे में, सवाल है कि ये छेड़छाड़ हुई कैसे। विदेशी टीम की सुरक्षा का प्रोटोकॉल कहां गिरवी रख दिया था। क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस खुद मान रही है कि प्रोटोकॉल सेट था। एफआईआर बता रही है कि पुलिस छेड़छाड़ की सूचना के बाद मौके पर पहुंची, लेकिन मोहन यादव की पुलिस ये नहीं बता रही कि ड्यूटी छोड़कर क्या पान खाने गई थी। सवाल है ऑस्ट्रेलिया टीम का सुरक्षा प्रोटोकॉल किसने तोड़ा। 2 खिलाड़ी होटल से निकली तब पुलिस कहां थी। क्या लापरवाह पुलिस वालों को कोई सजा मिलेगी। क्या ऑस्ट्रेलिया टीम की सुरक्षा भगवान भरोसे थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन सरकार और एमपी पुलिस के लिए किसी लड़की को छेड़ा जाना कोई बड़ी बात ना हो। यहाँ एक आंकड़ा दिखाना जरूरी है, जिन्हें देखकर भी शर्म न आए तो हैरानी होगी। ये एनसीपीआर का 2022-2023 का आंकड़ा है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है, बलात्कार में देश में 3रे नंबर पर है और छेड़खानी में मध्य प्रदेश टॉप पर है, देश में नंबर 1 है। देश में 39% छेड़खानी एमपी में होती है। इसमें इंदौर का रिकॉर्ड भी देख लें। स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर इंदौर छेड़खानी के मामलों में देश में 6ठी रैंक पर है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि अब कभी मोहन यादव बिहार में जब
चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे तो जंगल राज और कुशासन पर बोलते वक्त एक नैतिक प्रश्न उनके सामने जरूर खड़ा होगा कि क्या इस विषय पर वाकई उन्हें बोलने का अधिकार है। अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके मंत्रियों और उनके नेताओं को सुने कि इंदौर में विदेशी क्रिकेटरों से छेड़छाड़ को और मध्य प्रदेश में जंगल राज के इस नैरेटिव को वो कैसे ढांकने में छिपाने में लगे हुए हैं। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 क्रिकेटर से छेड़खानी हो गई। 45 घंटे तक पुलिस ने खबर नहीं फैलने दी और जब पूरे देश में खबर फैल गई तब भी मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो इंदौर के ही हैं, उन्हें खबर नहीं थी या होकर भी अनजान बनने लगे। अगर ऐसा हुआ है तो शर्मनाक है और जिन्होंने भी की है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। मेरे को अभी आपने बताया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, पर अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। क्या खूब अंदाज है। यही बंगाल का मैटर होता तो इंदौर से बैठे बैठे तीर चला देते, लेकिन अपने एमपी, अपने इंदौर की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई तो बस कड़ी निंदा, कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन, इतना ही। बीजेपी की सीनियर एमएलए रामेश्वर शर्मा से मिलिए नहीं, बल्कि सबसे पहले इनका न्याय सुनिए। वो जो अपराधी अकील नाम का वहां पर पकड़ा गया, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। इंदौर को बदनाम करने की साजिश अकील ने की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एनएसए की भी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और जरूरी हुआ तो उसका सार्वजनिक जुलूस भी निकाला जाएगा। शर्मा जी हिंदू मुस्लिम एक्सपर्ट हैं। इन्हें आरोपी का नाम अकील अहमद खास दिखा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा के तहत इस मंचले का चौराहे चौराहे जुलूस निकालेंगे। क्या सबसे पहले उन पुलिस वालों का जुलूस निकालेंगे जो ड्यूटी से गायब थे, जिनके प्रोटोकॉल तोड़ने से विदेशी क्रिकेटर से छेड़खानी हो गई। अब बीसीसीआई को सुने। उसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बोले कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम सावधानियां बरतेंगे। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई ने बयान भी जारी किया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की सुरक्षा को और बेहतर बनाया जाएगा। ये भी सुनिए कि विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की बात सुनकर देश की लड़कियों पर क्या बीत रही है। अगर हम भी कल को किसी दूसरे देश में जाएंगे और हमारे साथ ऐसा होगा तो ये गलत है। इंडिया में आए वो लोग, इंडिया में के खेल रहे, तो इंडिया की क्या रेपुटेशन रह जाएगी अदर कंट्री में। को सज़ा मिलनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी उन पे एक्ट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा ही मिलना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इंडिया की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमारे गेस्ट है, हमें उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जो इंडिया में बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, ये बहुत गलत चीज़ है। इस पे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली वो करना चाहिए कि जिसने भी ये गलत काम किया उसको थोड़ी सज़ा मिले। 29 साल पहले इंदौर का क्रिकेट स्टेडियम अपनी घटिया पिच की वजह से बदनाम हुआ था। कई साल वहां इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ। मोहन यादव जी, अपना लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। भारत खुद को ओलंपिक मेजबानी के लिए तैयार कर रहा हो। ऐसा ना हो कि इंदौर के हिस्से में कोई इवेंट ही ना आए, दुनिया लीक कर ना दे दे कि वहां नहीं खेलेंगे, दर्शक खराब हैं, लड़कियां छेड़ देंगे। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं बिहार के खबरों की तरफ, जहां जंगलराज के मुद्दे पर आज भी घमासान हुआ है। बिहार के सुपर सैटरडे में आज मुख्य मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बीच था। चुनाव प्रचार अब टॉप गियर में आ चुका है। खगड़िया में तो यह भी हुआ कि अमित शाह के जमीन पर उतरने से तेजस्वी यादव आसमान में अपने हेलीकॉप्टर में ही अटक गए थे। बिहार में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के साथ ही नेताओं के धुआंधार प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। 2 दिन से बिहार में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया, मुंगेर और बिहार शरीफ में जनसभाएं की। एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे अमित शाह ने आज मुंगेर की जनसभा में एक बार फिर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए मंच से लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए लालू परिवार पर हमला बोल दिया। लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा।
मुंगेर से पहले खगड़िया की जनसभा में अमित शाह ने महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप दोहराया। ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी दो पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच हो रही चुनावी भिड़ंत में आज बिहार का खगड़िया जिला सुर्खियों में था। आज खगड़िया जिले में ही अमित शाह और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव दोनों की चुनावी जनसभाएं होनी थी, लेकिन गृह मंत्री के कार्यक्रम की वजह से खगड़िया में तेजस्वी यादव का चुनावी अभियान अधूरा रह गया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री के खगड़िया में मौजूद होने से एक सभा स्थल पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर हवा में ही उड़ता रह गया, जिसके बाद नाराज तेजस्वी को संसारपुर में बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ गया। तानाशाही है भाई, तानाशाही है, तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव को आज खगड़िया में 3 जनसभाएं करनी थी। पहली सभा परबत्ता के भगवानपुर हाई स्कूल मैदान में थी, दूसरी सभा संसारपुर के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर होनी थी, जबकि तीसरी सभा अलौली के हायर स्कूल मैदान में होनी थी। लेकिन संसारपुर में तेजस्वी यादव की सभा कैंसिल हो गई। गृह मंत्री की सुरक्षा के चलते जिला प्रशासन ने तेजस्वी को संसारपुर में हेलीकॉप्टर उतारने की मंजूरी नहीं दी, लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग, बीजेपी और प्रशासन की साजिश के चलते उसके नेता को लैंडिंग की मंजूरी नहीं मिली। तानाशाही रवैये का ये स्पष्ट रूप से प्रमाण मिलता है। लोकतंत्र में विपक्ष को भी चुनावी सभा करने का अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम को बाधित करने का कार्य किया गया। हालांकि जेडीयू और बीजेपी इस मुद्दे पर आरजेडी को प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को नियम कानून की समझ नहीं, जबकि जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने कहा है कि कौन कब और कहां सभा करेगा ये तय करना प्रशासन का काम है। तेजस्वी यादव जी को नियम कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल से लोग, खासकर आम मतदाता, तौबा तौबा करता है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली की इजाजत न मिलना यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक मामला है, जिस पर तानाशाही का आरोप लगाकर तेजस्वी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं। बिहार की जनता भूली नहीं है कि उनके माता पिता के शासनकाल में शोरूम से गाड़ियां उठवा ली जाती थी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की ये सफाई संसारपुर में तेजस्वी की सभा रद्द होने से तिलमिलाई तेजस्वी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के गले नहीं उतर रही। लेकिन आरजेडी की ओर से अब तक इस मामले में चुनाव आयोग से कोई शिकायत नहीं की गई है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की ब्रांडिंग जननायक के तौर पर की थी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने पर जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव को भी घेरा, तो आज आरजेडी ने तेजस्वी की ब्रांडिंग सिर्फ नायक नाम के होर्डिंग से शुरू कर दी। लेकिन जननायक से नायक पर आते हुए ये चुनावी लड़ाई अब खलनायक पर भी आ पहुंची है। इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जो दिलचस्प है। एनडीए को हराना है, नीतीश सरकार को हटाना है, बिहार को चमकाना है, यही नारे और चुनावी वादे लेकर इन दिनों तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपनी हर चुनावी सभा में तेजस्वी यही कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही बिहार के कायाकल्प की शुरुआत हो जाएगी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। तेजस्वी यादव के इसी आत्मविश्वास को देखकर आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपने नेता की इमेज चमकाने के लिए शनिवार को पटना में आरजेडी हेडक्वार्टर के बाहर तेजस्वी के नए होर्डिंग लगा दिए। आरजेडी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में तेजस्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे लिखा है, बिहार का नायक। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर है, इसके साथ में नायक लिख करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये बिहार के नायक के तौर पर सामने आ रहे हैं तेजस्वी यादव, और नायक को जिम्मेदारी मिलेगी तो वो जनता के हित में फैसले लेने के लिए तैयार हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए के तमाम बड़े नेता हर चुनावी रैली में लालू राबड़ी सरकार के दौर की जंगल राज की याद दिला रहे हैं।
जवाब में तेजस्वी यादव 20 साल से चले आ रहे नीतीश कुमार के दौर को खटारा सरकार बताते हुए जनता के बीच खुद को युवा और दूरदर्शी नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाली होर्डिंग पर जेडीयू सवाल पूछ रही है कि खुद को नायक घोषित करके जनता को सब्ज बाग दिखा रहे तेजस्वी अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है कि उन्हें 20 महीने चाहिए बिहार को बदल देने के लिए। क्या बदलेंगे? फिर से वही बंदूक संस्कृति को कायम करेंगे? फिरौती के लिए अपहरण का उद्योग लगाएंगे? कट्टे बांटेंगे नौजवानों को? जमीन लेकर के नौकरियां देंगे? वहीं बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक कदम और आगे बढ़कर बिहार में छिड़े इस पोस्टर वार में लालू यादव को लपेट लिया। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है। लेकिन सिर्फ विरोधी ही नहीं बल्कि आरजेडी के अपने साथी भी बिहार का नायक बताए जाने के लिए तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के करीबी पप्पू यादव ने आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर्स पर सवाल उठाया है। मैं बिहार का बेटा हूँ, एक सेवक हूँ, हमेशा बेटा और सेवक ही बना रहूंगा। मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि बिहार में चुनाव की शुरुआत से पहले भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी समर्थकों ने राहुल और तेजस्वी को जननायक बताया था, जिस पर आरजेडी और लालू यादव के विरोधियों ने सवाल उठाए थे। स्टैंड बाय। और अब बात उस मुद्दे की जो बिहार चुनाव में कहीं पीछे छूट गया था लेकिन आज अचानक से ही मेन स्ट्रीम में आ गया है। आपको बताते चले जिस तरह की सियासत इस वक्त बिहार में हो रही है, आपको याद है तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़कर कूड़े में फेंक देंगे। आज आरजेडी के एक मुस्लिम नेता ने तेजस्वी के मंच पर न सिर्फ उन्हें ये याद दिलाया बल्कि ऐलान भी कर दिया कि तेजस्वी के आते ही वक्फ बिल फाड़ दिया जाएगा। अब आरजेडी ने खुद ही ध्रुवीकरण का बूस्टर डोज क्या ले लिया है। समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। एनडीए के खिलाफ मुसलमानों से लामबंद होने की अपील कर रहे इस शख्स का नाम है कारी सोहेब, जिन्होंने आज खगड़िया में एक बयान देकर मुसलमानों की अनदेखी के आरोप झेल रहे महागठबंधन को मानो नींद से जगा दिया है। समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। खगड़िया के परबत्ता विधानसभा में मंच पर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी समेत कई नेता मौजूद थे। इसी दौरान माइक थामे हुए आरजेडी एमएलसी कारी सोहेब ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव के सीएम बनते ही वक्फ कानून फाड़कर फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ जब देश भर के मुस्लिम विरोध कर रहे थे, तब तेजस्वी ने जून महीने में बिहार में एक जनसभा के दौरान कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव मुसलमानों के इस कोर एजेंडे को किनारे करके पूरा फोकस सिर्फ नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को घेरने में लगा रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी एमएलसी ने ही ये बयान देकर बिहार चुनाव के बीच वक्फ कानून को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन वक्फ पर आरजेडी नेता के इस बयान को बीजेपी जंगल राज की नई मिसाल बता रही है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने आरजेडी एमएलसी के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, आरजेडी के मन से ऐलान, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। कानून तो रहेगा लेकिन जमीनों पर डाका डालने का इरादा साफ है। यही तो है आरजेडी का जंगल राज। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। हालांकि आरजेडी एमएलसी की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान करने के बाद तेजस्वी यादव बिहार में मुसलमानों की नाराजगी के आरोपों से घिरे हुए हैं।
और एलजेपी जेडीयू जैसे दल आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक को झटकने की कोशिश में लगे हुए हैं। जनहित में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। बक्सर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बक्सर वो चुनौती है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी जीत नहीं पाई थी। पिछले 2 चुनावों से ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जारी है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जीत का दांव एक सुपर कॉप पर लगा दिया है। अब आपको दिखाते हैं बक्सर में कैसे एक दबंग और एक सुपर कॉप के बीच चुनावी एनकाउंटर चल रहा है। बक्सर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा वो जिला जिसने आधुनिक भारत के इतिहास की नई तारीख लिख दी। 1764 में बक्सर की लड़ाई को जीतकर ही ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में अपने पैर मजबूत किए और मुगलिया सल्तनत के पतन की शुरुआत हुई। समृद्ध इतिहास को समेटे हुए बक्सर एक बार फिर युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया है, लेकिन इस बार लड़ाई लोकतंत्र के अखाड़े में है। एक तरफ है सुपर कॉप नाम से मशहूर आनंद मिश्रा के सामने चुनौती कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की है। सामने मुन्ना तिवारी हैं, जिनकी छवि दबंग की है, तो आनंद मिश्रा भी सुपर कॉप वाले स्टाइल में सियासी एनकाउंटर कर रही हैं। तो ये दबंगई तो तोड़ना मेरा काम रहा है इतने साल, तो इसीलिए कोई दबंग वबंग तो अब यहाँ पे है ना, तो ऐसा होगा नहीं। यहाँ की दबंग हमारी जनता रहेगी, दबंग हमारा संविधान रहेगा, दबंग हमारा कानून रहेगा। वैसे तो सियासी एनकाउंटर करने के लिए आनंद मिश्रा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही वीआरएस ले लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी बक्सर से उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निर्दलीय लड़े, हार भी गए। रूठे आनंद ने भी पीके की जनसुराज का हाथ थाम लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घर वापसी की। बीजेपी ने टिकट देकर बक्सर में कमल खिलाने की चुनौती दी है। सीधा स्ट्रेट एक मुद्दा है कि क्या हम डेवलपमेंट मतलब ना डिजर्व नहीं करते? हमारे केंद्र सरकार, हमारा राज्य सरकार इतने प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज बना रहे हैं, इतने फंड्स आ रहे हैं, हमारी ज़मीन पे क्यों नहीं उतर रहा है? कारण है कि कोई बीच में कमीशन में कोई बीच में कमीशन खा जा रहा है, कोई अपने हिसाब से यहाँ पर सिंडिकेट चला रहा है। इस सब को जनता को तोड़ना है। जिस सुशासन का प्रभाव हमारे बिहार में बढ़ रहा है, बक्सर क्यों उससे या पूरा शाहाबाद उससे विहीन क्यों रहेगा? आनंद मिश्रा ने भले ही बतौर पुलिस अधिकारी अपनी सख्त छवि बनाई हो, लेकिन राजनीति में वो नए नवेले हैं। उनके सामने कांग्रेस के मुन्ना तिवारी खड़े हैं, जो 2 बार लगातार बक्सर से विधायक रही हैं। आनंद मिश्रा के एनकाउंटर के जवाब में उन्होंने भी इतिहास के पन्ने पलटे और मूंछों पर ताव दे दी। चूंकि भोजपुरी माटी है तो मूंछ वाला तो चाहिए ही। मूंछ आपके हैं और हमारे ही नहीं, यहाँ सारे लोग मूंछ रखते थे। बाबू कुंवर सिंह की धरती है ना, तो बाबू वीर कुंवर सिंह मूंछ रखते थे। तो यहाँ का एक फैशन है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, फैशन है। अभी जो चल रहा है वो मूंछ की लड़ाई है, और ये मूंछ की लड़ाई में महागठबंधन के लोग आगे हैं। मूंछों पर ताव के साथ साथ मुन्ना तिवारी बाहरी का मुद्दा भी उठा रही हैं। खुद को बक्सर पुत्र और आनंद मिश्रा को भोजपुर का बता रही हैं। हालांकि आनंद मिश्रा स्कूली पढ़ाई से लेकर बचपन की यादों को साझा कर जवाबी पलटवार में जुटे हैं। चुनाव में यहाँ मुद्दा स्थानीय बनाम बाहरी भी है। बिल्कुल है। आपकी नजर में वो बाहरी? वो बाहरी है, वो भोजपुर जिला के हैं, हम बक्सर जिला के हैं, और स्वयं कार्यकर्ताओं में उनको लेकर के अनदेखी है कि ये बाहरी भगाओ भाजपा बचाओ का नारा यहाँ के लोग दे रहे हैं। देखिए, लोगों के पास जब और मुद्दा नहीं मिल रहा है ना, तो वो जब मुद्दों पे नहीं करेंगे तो ये सब बातें उठाएंगे। जब मेरा बचपन यहीं से, यहाँ मेरे मेमोरीज बक्सर से हैं, सब कुछ यहीं से है, तो मुझे बाहरी बताना तो बता सकते हैं। मैं तो कानेकुब्ज ब्राह्मण हूँ, तो फिर तो मुझे बता दीजिए, हम तो कन्नौज के रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा की सीट बक्सर उस शाहाबाद रीजन में है जिसने बीते चुनाव में एनडीए का गणित बिगाड़ दिया था। शाहाबाद रीजन में 4 जिले भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास है।
इन 4 जिलों में विधानसभा की 22 सीट है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां केवल 2 सीट पर ही आगे थी। यूपी से सटे इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन कर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ जीत की इबारत लिखना चाहती है, जिसमें एक किले की कमान सुपर कॉप आनंद मिश्रा के हाथों में है। आनंद मिश्रा बक्सर में चुनावी एनकाउंटर कर पाएंगे या मुन्ना तिवारी हैट्रिक मारने में कामयाब रहेंगे, 14 नवंबर तक का इंतजार करिए। और अब बात बिहार के उस नेता की कर लेते हैं जो बाहुबल के साथ साथ धनबल के आरोप में भी घिरा हुआ है। कांग्रेस के लिए बल्लेबाजी कर रहे पप्पू यादव को नोट बांटने के मामले में इनकम टैक्स ने नोटिस जारी कर दिया है। जिस वीडियो में पप्पू यादव को बाढ़ पीड़ितों को नोट बांटते हुए दिखाकर उनकी रॉबिनहुड वाली इमेज बनाई जा रही थी, वही वीडियो देखकर आयकर वालों ने उन्हें नोटिस थमा दिया। खुली जीप में सवारी धीमी रफ्तार से चल रही जीप के पास भीड़ सवार होती है। जीप में सवार शख्स 500 की नोटों की गड्डी निकालता है और भीड़ में मौजूद लोगों को एक एक नोट थमाता जाता है। नोट बांटते ये कोई आम नागरिक नहीं, बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव ने राजनीति की दुनिया में बतौर बाहुबली कदम रखा था, लेकिन सोशल मीडिया की रील पीढ़ी में इनकी पहचान इस तरह के पैसे बांटने वाले वीडियो से बनी है। कभी घर में दरबार लगाते हैं, इत्मीनान से पैसों की गड्डी निकालते हैं और फिर बीच में एक नोट निकालकर जरूरतमंद को थमा देते हैं। जहां जहां से पप्पू यादव का काफिला गुजरता है, वहां भीड़ इस तरह जुट जाती है और पप्पू यादव भी अपने पैसों की नुमाइश कर लोगों को बांटते नजर आते हैं। कभी जरूरतमंदों के साथ मस्ती करते हैं, पैसे बांटते हैं, फिर वापस खींच लेते हैं। हाल ही में बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पप्पू यादव नोटों का थैला लेकर पहुंच गए थे। जरूरतमंदों को कतार में खड़ा कर उन्होंने नोट बांटे थे, मानो कोई भंडारा लगा हो। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के पैसों की नुमाइश वाली रील इनकम टैक्स अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। जानकारी खुद पप्पू यादव ने दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। यह अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। पप्पू यादव ने साथ में इनकम टैक्स का नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें उन्हें 9 अक्टूबर को वैशाली जिले में कैश बांटने का सोर्स पूछा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।